सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में यूनिट 8 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं 2022 और 2023 में जो एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे एडीपीओ का एग्जाम हो गया, डेंटल सर्जन का एग्जाम हो गया, अभी हाल ही में स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस 2019 का स्पेशल एग्जाम हुआ था, वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा एक स्टेट मैनेजर सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसको। तो ऐसे डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। 2022 और 2023 में हुए एग्जाम से कंपाइल किया गया है, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है, ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, इसमें मिल जाएगा। आप सर्च कर लेना टेलीग्राम में राम सोनी एमपीपीएससी, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो डिटेल्स दिए हुए हैं नीचे उसमें लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिंक दी हुई है, उसके माध्यम से भी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि ये हम लोग यूनिट 8 का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट ऑलरेडी कर रखा है जिसमें स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे आई बटन में पिन कर दूंगा, तो इसके माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिटेल्स में भी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा यूनिट 8 के फर्स्ट पार्ट का, और साथ में यूनिट 9 ऑलरेडी करा चुका है। तो यूनिट 9 जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है उसको आप जरूर देखिएगा, आपको उससे काफी सारा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहां पर स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए थे, तो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन को मैं यहां पर स्किप कर दूंगा। उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो लेट्स गेट दिस वन। तो यहां तक के क्वेश्चन, मध्य स्केल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जिसमें एवले जो विक्रम पुरस्कार का क्वेश्चन था इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया चुका है ना। अब करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 51वां क्वेश्चन, दैट्स द 51st क्वेश्चन। नंबरिंग हम डालते जाएंगे। 51वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री है भूरी भाई का संबंध है। देखिए, यहां पर आपको इस चीज को विशेष ध्यान देना है कि जो हमारे मध्य प्रदेश की पर्सनालिटीज हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण जैसे अवार्ड दिए गए हैं, उनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ना। तो पद्मश्री भूरीबाई जी की बात करें, कौन सी विधा संबंधित है? पिथुरा। पिथुरा एक प्रकार का आर्ट है, पेंटिंग है, इसे संबंधित है। तो पद्मश्री भूरीबाई का संबंध किससे है? पिथुरा से है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? According to census 2011, which is the smallest district of Madhya Pradesh in terms of population distribution, है ना। बड़ा बीएस वाले क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है। ये हरदा है, हरदा जो है सबसे छोटा जिला है, इसको आप लोग याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है ना। अगले क्वेश्चन करते हैं। याद रहे, सेंसस से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो सेंसस से कम 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो प्रयास करना, सेंसस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को आप जरूर देख के जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट आपसे पूछा गया है 2011 सेंसस के आधार पे। अभी 2021 का सेंसस तो आया नहीं है, 2011 सेंसस के डेटा को ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? ये है 53वां क्वेश्चन, और ये क्या है? ये है आपका 69.3% है मध्य प्रदेश की लिटरेसी। मेल फीमेल दोनों का अलग अलग याद रखना। साथ में एक और चीज आपको याद रखना है, लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर जो है, उसमें 7 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है। 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, मतलब 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको काउंट किया जाता है। 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं इनको हम लोग लिटरेसी रेट में काउंट नहीं करते। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे ना। 54th क्वेश्चन आपके सामने है, पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? यहां पे ऑप्शन आपके सामने इंदौर है, राजगढ़ है, भोपाल है, नीमच। तो पहला कहां स्थापित किया गया था? पहला स्थापित किया था राजगढ़ में, इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, राजगढ़ की बात करें तो यहां पर हमारे मध्य प्रदेश में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है मध्य प्रदेश से, मतलब जो हमारी कर्क रेखा पास करती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से होती है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से होती है, आप जानते हैं। कर्क रेखा जो मध्य से पास करती है, जो मध्य के 14 जिलों से पास करती है, वो कर्क रेखा राजगढ़ से पास करती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आपको याद है तो 14 जिलों का नाम कमेंट करके बता सकते हैं, यदि आप कमेंट करेंगे तो आपको याद भी रहेगा, हालांकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पूछे भी जाते हैं ना।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया 55वां क्वेश्चन। 55th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उदय योजना का संबंध किससे है? योजनाएं और कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो आती हैं? ये क्वेश्चन इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसकी चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उदय योजना का संबंध किससे है? ये विद्युत से है, इलेक्ट्रिसिटी से है, इसको आप लोग याद रखिए उदय। अगला है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? Which one of the following sectors of the मध्य प्रदेश consume maximum electricity in the year 2019? अब देखो ऐसे डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे में दिए होते हैं, जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो ऐसे डेटा आपको मिल जाते हैं। हालांकि ऐसे डेटा को रिटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐसे डेटा आपको पता होना चाहिए। तो ये है 56 क्वेश्चन, और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बेसिकली कृषि क्षेत्र। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, यह है 2019-20 के हिसाब से, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। चूंकि डेटा जो है ऐसे क्वेश्चन के डेटा जो हैं पुराने ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे जो डेटा होते हैं वो पुराने ही मिलते हैं। चूंकि अभी आप यदि बोलो कि 2022 से क्या है, तो वो भी डेटा शायद आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पुराना डेटा पहले कंपाइल किया आता है, पहले उसका डेटा लिए कलेक्ट किया आता है, फिर उसको कंपाइल किया आता है, तब जाके उसको प्रोसेस करने के बाद आपके सामने डेटा प्रेजेंट होता है। तो आमतौर पर जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे भी होगा उसमें भी 2 साल पुराना ही डेटा आपको यहाँ पर दिया जाता है ना। एनीवे चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन 57 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया? कोविड-19 का जो नेम है उसको भी आपको याद रखना है, सार्स, है ना। एनीवे तो यहां पर देखा जाए तो पहला मामला कब दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया था बेसिकली 30 जनवरी 2020 को। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोविड-19 का पहला मामला दर्ज किया गया। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कौन से राज्य में पहली बार दर्ज किया गया है ना, वो राज्य समय चर्चा में भी है। स्वेज नहर में 23 मार्च 2021 को फंसने वाले जलपोत का नाम क्या था? स्वेज नहर कहां पर है? ये आपको पता होना चाहिए, इजिप्ट में है आपका स्वेज कैनाल, है ना। इजिप्ट में है आपका स्वेज कैनाल, और याद रहे स्वेज और पोर्ट सईद के बीच में ये स्वेज नहर का फॉर्मेशन किया गया था। और स्वेज नहर बनने के बाद में यूरोपियन जो आते थे भारत में, उन्हें काफी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती थी, तो इसके माध्यम से जो भूमध्य सागर है मतलब मेडिटेरियन सी, उसके माध्यम से सीधे के सीधे यहाँ पर अरेबियन सी में आ सकते थे। तो स्वेज नहर कह सकते हैं काफी ज्यादा पैसे बचाई, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो स्वेज नहर कहाँ पड़ती है? ये इजिप्ट जो है आपका कंट्री है जो कि अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पर लोकेटेड है स्वेज नहर। क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके पनामा नहर कहाँ, कौन से देश से बनाई गई है? पनामा नहर कहाँ पे है? एनीवे तो यहाँ पे 23 मार्च 2021 को जो जलपोत फंसा उसका नाम क्या है? उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एवर गिवन। एवर गिवन नाम का ये एक महत्वपूर्ण शिप था जो यहाँ फंस गया था, और इसके चलते काफी नुकसान हुआ था। काफी दिनों तक शिप वहीं पड़ा रह गया, और उसके चलते देखा जाए तो उसको मूवमेंट नहीं कराया जा सका, और इसके चलते देखा जाए तो बहुत सारे जो शिप हैं वो लाइन अप हो गए थे, और काफी सारा नुकसान बेसिकली हुआ था। और बाद में एवर गिवन के जो मालिक हैं उनसे बेसिकली इजिप्ट की सरकार ने काफी सारे पैसे की डिमांड भी की थी, क्योंकि बेसिकली ये सारा पैसा किसको मिलता है? जब वो वहाँ कैनाल होती है तो वहां से जो पास होता है तो उसका फायदा बेसिकली वहां की जो कंट्री है उसको मिलता है। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, मतलब इजिप्ट को काफी ज्यादा मुनाफा होता है स्वेज कैनाल के कारण। तो बाद में उन्होंने काफी सारे चार्ज भी इजिप्ट एवर गिवन के जो मालिक हैं उसको लगाए थे। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 59 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? Which crop has been the highest in the production of pulses in the year 2020-21 in मध्य प्रदेश? 2020-21 के लिए पूछा जा रहा है दलहनी फसलों के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका, ये है आपका चना। चने का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है, देखिए जो गेहूं है और जो चना है, ये दोनों ही कैसी फसलें हैं? ये दोनों ही आपकी रबी फसलें हैं। खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ में आपका आता है धान। अब धान से निकल के आपका चावल बनता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो धान यानी चावल एक खरीफ फसल है, और रबी में आता है गेहूं और चना। एक ऐसे याद रखना कि गेहूं में 2 लीटर हैं, तो रबी में भी 2 हैं, इस तरह से याद रखना। खरीफ में धान से कनेक्ट तो नहीं करो बल्कि चावल से करो, तो चावल से आप याद कर सकते हो, चावल में 3 है, खरीफ में भी 3 है, इस तरह से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो। खरीफ रबी से भी कई बार क्वेश्चन पूछ आते हैं कि कौन सी खरीफ है कौन सी रबी है, तो एटलीस्ट बेसिक डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना।
अगला क्वेश्चन है 60th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? कन्या अभिभावक पेंशन योजना, गर्ल गार्जियन पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई है? इसका सही आंसर है आपका 2013 में कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरू की गई है। तो ऐसे कुछ योजनाओं के कई बार स्टार्टिंग ईयर ही पूछ लिए आते हैं। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने 61st क्वेश्चन, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है? काफी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। आई एम श्योर अबाउट दैट कि आपको इसके बारे में पता होगा। और केंद्र सरकार के द्वारा भी एक पीएम किसान योजना ऐसी एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना में 6,000 रुपए जो लाभार्थी हैं उनको दिया जाता है। 2,000 रुपए की 3 किस्तें एक साल में दी जाती हैं। मतलब एक फैमिली जो है उसको 6,000 रुपए का सपोर्ट दिया जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। और इसी के चलते मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी लॉन्च की गई है। और इसलिए योजना को लॉन्च किया हम लोगों ने, कब लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया हम लोगों ने 2020 में, 25 सितंबर 2020 को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत 4,000 रुपए हम लोग एक फैमिली को देते हैं और ये 2,000 रुपए की 2 किस्तों के फॉर्म में दिया जाता है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। दोनों को यदि मिला दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर हम लोग 10,000 रुपए किसानों को दे सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर याद रखें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टार्ट किया गया 25 सितंबर 2020 को। काफी इंपॉर्टेंट और पोटेंशियल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 के बारे में आपको डाटा याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। और ये है केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया है, केरल बीट्स वेस्ट बंगाल। तो ये है संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 के बारे में। क्या बता सकते हैं संतोष ट्रॉफी किस तरह का, किस तरह की ट्रॉफी है? एनी ऑफ यू, कौन से स्पोर्ट्स संबंधित है? हालांकि इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कमेंट करते रहना चाहिए, है ना। अगले क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। और इसका सही आंसर है, ये है आपका अंकुर। अंकुर ये एक कह सकते हैं वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसको आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 64th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की? देखिए, मंगल दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। लेकिन इस योजना की जो शुरुआत है वो किया है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की है। एवं यहाँ पर डेटा लिखा भी है, पोषण आहार योजना अंतर्गत वर्ष 2007-8 से मंगल दिवस योजना अंतर्गत नवीन कार्यक्रम क्रम से प्रथम मंगलवार को गोद भराई, द्वितीय मंगलवार को अन्न प्राशन, तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस कार्यक्रम एवं चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस के रूप में आयोजित किए जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। इसका पर्पस क्या है? बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, आंगनबाड़ी केंद्र पर सुरक्षित प्रसव, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी। अब देखो, हमारे मध्य देश में मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अपने आप में बड़ा चैलेंज है। शिशु मृत्यु दर को इंग्लिश बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और मातृत्व मृत्यु दर को बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक और महत्वपूर्ण डेटा आपको पता होना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है प्रति 1,000 जीवित बच्चों में जो कि 1 वर्ष से कम होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। मतलब प्रति 1,000 जीवित बच्चों में 1 साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु हो जाएगी उसे बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत खराब है। पूरे देश में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य केरला है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? यहाँ पर प्रसव के उपरांत प्रति 1 लाख माताओं में जितने माताओं की मृत्यु हो जाती है उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब हिंदी बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। दोनों ही चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों में कुछ पोषण कम करना, किशोरी बालिकाओं की उचित देखभाल करना, ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर हैं। तो ये है मंगल दिवस योजना। आई एम श्योर ये आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए, ओके अगले क्वेश्चन का नंबरिंग देख लेते हैं। ये है 65th क्वेश्चन, है ना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो कौन सा है? जन्म दर हमारी 20.1 है और मृत्यु दर है 6.1%। तो इसको आप याद रखें कि ये हमारा सही डेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं इस समय। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 66th क्वेश्चन, जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश की विमानन विभाग के मंत्री कौन है? देखिए, आमतौर पर सारे मिनिस्टर्स के नाम आपको याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन जो सीएम है उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये है शिवराज सिंह चौहान, है ना।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं। क्रीड़ांगन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की एक योजना है। क्रीड़ांगन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। यस, क्रीड़ांगन देखा जाए तो ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। इसको आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट योजना है क्रीड़ांगन। क्रीड़ांगन इज द स्कीम ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और याद रहे, क्रीड़ांगन के अंतर्गत बड़ी मात्रा में जो मैदान है उसका फॉर्मेशन किया जा रहा है और मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जा रहा है ना। मनरेगा के बारे में आप लोगों को पता है, जो मनरेगा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फॉर्मेशन 2005 में किया गया था। उस समय नरेगा नाम था, लेकिन बाद में सन 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। और याद रहे, यहाँ पे 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है। केंद्रीय बजट की यदि हम बात करें तो यूनियन बजट में इस बार मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, आवंटित किया गया है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 68 क्वेश्चन। किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन 2022 के एग्जाम पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022, है ना। ये है आपका 68th क्वेश्चन आई गेस। जस्ट 1 सेकंड, लेट मी चेक। ओके, दैट्स राइट। अगला है 69th क्वेश्चन। भारत में लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ? अब देखिए, ये आपको आमतौर पर पता होना ही चाहिए कितने चरणों में हुआ। ये 7 चरणों में हुआ है। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं 7 फेजेस में कंप्लीट हुए हैं पूरे देश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, यहाँ पे फाइनल में खेला लक्ष्य सेन ने। दैट्स वाई ये मैच अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोई इंडियन प्लेयर इतना ऊपर तक पहुंच जाए तो ये है ऑप्शन विक्टर एक्सेलसेन। ओके, विक्टर एक्सेलसेन ने इनको लक्ष्य सेन को फाइनल मैच में हराया। अगले क्वेश्चन आपके सामने, खेल जगत से संबंधित नाडा का पूरा नाम क्या है? नाडा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये है एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये हुआ नाडा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में शासन ने 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए। देखिए, बजट में कोई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया जाए, स्पेशली इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें, वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन 2 पार्कों के स्थान के लिए सही है? और इसमें सही ऑप्शन है इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसका सही आंसर क्या है? ये है बगरोद एवं बैरसिया। कमाल की बात है, बगरोद और बैरसिया दोनों ही भोपाल रिजर्व में है, तो इनको बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया है बजट 2022-23 में, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन में 2020-21 भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो चूने पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश के देश में क्या स्थान है प्रेजेंट टाइम में? और ये है 2nd रैंक। हमारी मध्य प्रदेश की जो रैंक है पूरे देश में, वो 2nd रैंक हम लोग स्कोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 में सर्वाधिक है? अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर है ऑप्शन सिंगाजी। सिंगाजी कहाँ पे है? सिंगाजी डोंगलिया, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। ये अपने आप में पावर जनरेशन कैपेसिटी रखता है, और इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? लेट मी शो दिस वन टू यू। ये आप देखेंगे यहाँ पर, इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है आपकी 2520 मेगावाट। इवनली जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको मिलेगा, खंडवा में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी है 2520 मेगावाट। अब यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट टाइम में कैपेसिटी है वो है 2520 मेगावाट, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में क्या स्थान है? तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वहां पर जो हमारे मध्य प्रदेश की रैंकिंग है पूरे देश में, वो डेटा आपको जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना काफी ज्यादा है। और ये कौन सी रैंक है? ये हमारे प्रेजेंट टाइम में 3rd रैंक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कपास, और याद रहे कपासी मिट्टी किसको बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए, ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी है इसको रेगुर भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग कपासी मिट्टी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एनीवे, इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसका सही आंसर क्या है? ये है खरगोन। खरगोन को हम लोग वेस्ट निमाड़ बोलते हैं, पश्चिमी निमाड़, और यहीं पर बेसिकली कपास का सर्वाधिक उत्पादन एज ऑफ नो रिकॉर्ड किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूट है, अलग अलग डेटा अलग अलग चीजें बोलते हैं, तो इसके चलते इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया है। दिस क्वेश्चन हैड बीन डिलीटेड, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसोर्सेज यदि हम देखें
तो कुछ जगह लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कि 2014 में न्यू इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी मध्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 1972 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्टार्ट किया गया था, लेकिन यदि आप प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो यहां पर लिखा है एमपी एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 में भी लाई गई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा डिस्प्यूट बना हुआ है, 10 ये क्वेश्चन को शायद डिलीट कर दिया गया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 78 क्वेश्चन। 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में, सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रास स्टेट वैल्यू, है ना। इसमें लगभग कितने प्रतिशत रहा है इसका वानिकी क्षेत्र का। तो वानिकी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्री इन द ईयर ऑफ 2020-21 इन मध्य प्रदेश अप्रोक्सीमेट ग्रास स्टेट वैल्यू रेट, ये सारे आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाते हैं। और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बेसिकली 2% रहा है। इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। हालांकि यहां पर एक और है उद्योग संवर्धन नीति 2010, इसमें भी लिखा हुआ है कि संशोधित किया गया 2012 में। तो इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में जगह जगह थोड़ा डिस्प्यूट रहता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए बाद में शायद एबीपीएससी ने इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया रहा होगा। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 79 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्री इन द ईयर ऑफ 2020-21 इन मध्य प्रदेश अप्रोक्सीमेट ग्रास स्टेट वैल्यू रेट इज। ओके, क्वेश्चन थोड़ा पीछे वाला क्वेश्चन यहां पे डल गया है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप यहां पे हटा देना, बिकॉज इंग्लिश वाले क्वेश्चन को धोखे से यहां पे डल गया है ना, तो प्लीज रिमूव दैट वन, इसका इंग्लिश वर्जन अलग है। 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो इसके हिसाब सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ये है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक रहा है, इसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 88 क्वेश्चन, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है। अटल सुरंग काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और अटल सुरंग के बारे में काफी इंपॉर्टेंट रहा है, आपको बताना चाहिए ये एज ऑफ नाउ गिनीज बुक में इसका नाम है, बिकॉज अटल टनल जो है एज ऑफ नाउ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो गिनीज बुक है उसमें इसका नाम दर्ज है, और इसमें इसका नाम है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, दैट्स व्हाई ये अपने आप में एक अपना रिकॉर्ड है। 9 किलोमीटर की लंबी टनल, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वर्ल्ड की, जो कि 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बेसिकली रोहतांग पास से बेसिकली पास होता है, और इसने जो सोलोंग वैली और सिसु के बीच में जो डिस्टेंस है 46 किलोमीटर की, उसको घटा के मैक्स 15 मिनट कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। पहले इसको 4 घंटे कंप्लीट करने में लगता था, अब बहुत कम टाइम में इसको आप पूरा कर सकते हैं। रोहतांग की पास की बात करें तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है, और याद रहे ये पड़ता है आपका पीर पंजाल रेंज में। तो यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं ये भी आपको अपने ज्योग्राफी में पढ़नी होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 81st क्वेश्चन, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है। ओके, G20 समिट एज आप नो हमारे देश में काफी चर्चा में है, बिकॉज इसकी मेजबानी इस बार हम लोग करने वाले हैं, और ये है इंडिया। तो G20 क्या है, G20 एक प्रकार की ग्रुपिंग है जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुपिंग है। इंडिया इज द पार्टी ऑफ दैट, चाइना भी उसका एक हिस्सा है, पाकिस्तान भी G20 का पार्ट है। एवनली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट। इतनी G7 कंट्रीज, सारे जितनी G7 कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट हैं, साथ में रशिया इज आल्सो पार्ट ऑफ G20। तो ये प्रकार से G20 एज ऑफ नो काफी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आ रहा है, और भारत में इसकी मेजबानी की जाएगी, भारत की तरफ मेजबानी की जाएगी 18वें G20 समिट की। मतलब इंडिया विल होस्ट द 18th G20 समिट ओवर हियर। नाउ 82nd क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी हम लोग सबमिट कर रहे हैं इस समय, G20 का भी हम लोग करेंगे। किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बेसिकली दैट इज बेसिकली आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को हम लोगों ने नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त हैं डॉक्टर NS धर्मशक्तु किस क्षेत्र संबंधित हैं। गांधी पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, ये आप लोग जानते ही हैं, और ये दिया है कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए। कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए इंटरनेशनल गांधी अवार्ड दिया गया है, और बेसिकली ये है लेप्रोसी के लिए, दैट्स कॉल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन।
और इसके लिए डॉक्टर NS धर्मशक्तु को ये अवार्ड दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। एवनली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर NS धर्मशक्तु की बात करें, वह फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 84th क्वेश्चन। 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अब देखिए ये कौन सा है, ये आपका सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 85th क्वेश्चन। पद्मश्री पद्मश्री हैं प्रफुल्ल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्रफुल्ल की बात करें, प्रफुल्ल जो हैं वैसे उड़िया म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं उड़िया बेसिकली, और इनका जन्म भी पुरी में हुआ है। तो ये बेसिकली देखा है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेसिकली संगीत के क्षेत्र संबंधित हैं प्रफुल्ल। काफी इंपॉर्टेंट नेम है, चूंकि इनका निधन बेसिकली अप्रैल 2022 में हुआ, दैट्स व्हाई उस समय के एग्जाम में पूछ लिया गया था। काफी पॉपुलर नाम है प्रफुल्ल। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट वन। 84th क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कहां पड़ेगी? नेपाल पड़ेगी, आप लोग पता होना चाहिए। भारत की वैसे देखें तो K2 है, K2 जो है POK में पड़ता है वैसे, तो K2 जिसे गॉर्डन वास्टन बोलते हैं, ये भारत के एज ऑफ नो सबसे छोटी ग्रुप में है। तो देखा है तो इसको पता होना चाहिए आपको। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये इसमें मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम है मेघा परमार। काफी इंपॉर्टेंट नाम है मेघा परमार का नाम, कई बार डिफरेंट एग्जाम्स पूछा भी गया है, तो मेघा परमार का नाम को पता होना चाहिए। इवनली क्लास में भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है इनका नाम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट वन। भोपाल में लाड़ी लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया? देखो ये क्वेश्चन बाद में PSC ने डिलीट कर दिया, बिकॉज लाड़ी लक्ष्मी उत्सव की आयोजन तो 2 मई को बेसिकली किया गया राज्य स्तरीय में, लेकिन 2 मई से लेके 11 मई तक इसका आयोजन किया जाने की बात की गई थी, इसलिए बाद में इस क्वेश्चन को MBPSC के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो ये है लाड़ी लक्ष्मी उत्सव के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? मध्य देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का, हमारे मध्य देश की एरिया कितना है? 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर, ये एज ऑफ नो है। कुछ रिकॉर्ड में 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर मिलता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑफिशियल गैजेट पे 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर मिल रहा है। तो इसमें यदि आप देखो कि इसमें वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है, तो ये कितना है? दैट इज बेसिकली 30.72%। इसको आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए एक्सप्लेनेशन है लाड़ी लक्ष्मी योजना का, तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 87th क्वेश्चन आपके सामने, ये है आपका, हाल ही में अंतरराज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में रहे 2 राज्य कौन से हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये 2 राज्य रहे हैं मिजोरम और असम। हालांकि अब चीजें थोड़ी चेंज हो रही है। मणिपुर में इस समय काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है। मणिपुर में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन इस समय है, और वहां पर कई लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, जो इस समय वहां विवाद की स्थिति बनी हुई है इसके चलते। अगला क्वेश्चन आपके सामने 88 क्वेश्चन है, योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया था। योगेश मालवीय साहब का नाम, बिकॉज मलखंब के हैं, और मलखंब के किसी भी कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले तो वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 89th क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है कौन किस खेल संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बेसिकली चिंकी यादव की बात करें, ये आपके शूटिंग संबंधित है, चिंकी मतलब शूटिंग। अक्षय जोशी की बात करें, ये है बेसिकली आपके घुड़सवारी से, मतलब हॉर्स राइडिंग से हैं। मुस्कान किरार का नाम बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए, विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तीरंदाजी की हैं, आर्चरी की हैं, और खम्बल सिंह हाकी की हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ आपका सी है इसका सही आंसर। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं जल्दी से। चिंकी यादव हैं शूटिंग से, अक्षत जोशी की बात करें घुड़सवारी से हैं, मुस्कान किरार तीरंदाजी से हैं, और खम्बल सिंह की बात करें हॉकी संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजमाता विजयराजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? देखो इसमें कई सारे स्पोर्ट्स का नाम मिलता है, क्रिकेट का तो मिलता ही है, साथ ही फुटबॉल का भी मिलता है, हॉकी का भी मिलता है। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन को बाद में MBPSC ने डिलीट कर दिया है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं,
और इसका सही आंसर है बेसिकली चित्रकला। आप चित्रकला से संबंधित हैं अमृतलाल बिगड़। ये हालांकि देखा जाए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटर वी कैन से। तो ये हैं अमृतलाल बिगड़, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीवे लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी इसमें हल्का सा डिस्प्यूट है वैसे। According to MPPSC, they have given right answer as the B, है ना। बट बेसिकली अमृतलाल बिगड़ की बात करें, इनका ऑक्यूपेशन राइटर, एसेसिस्ट और पोएट के रूप में जाना जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन पेंटर के रूप में इनको ख्याति प्राप्त हुई है, तो दैट्स व्हाई ही इज रिनोन्ड पेंटर। तो इसलिए हम लोगों ने चित्रकला टिक किया है और चित्रकला ही MPPSC ने सही आंसर माना है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 92nd क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अभियान का प्रारंभ किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभियान लॉन्च किया है उसका नाम है दैट इज बेसिकली कॉल्ड पंख। पंख प्रोग्राम लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। विद द फॉलोइंग कैंपेन हैज बीन इनिशिएटेड अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम रन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, दैट इज बेसिकली पंख। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 93rd क्वेश्चन। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है। तो कितना है ये, 4000 रुपए है, 2-2 रुपए की 2 किस्तें हैं। अब देखो ये जो टर्म है ना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये वापस से रिपीट हो रहा है। इसको हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कर लिया है। तो कहने का मतलब ये कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको थोड़ी ध्यान रखना होगा। योजनाओं के जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ में ऐसी योजना एक पीएम किसान योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत आपको 6000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 2-2 रुपए की 3 किस्तें होती हैं। और याद रहे ये एक फैमिली को दिया आता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए 94th क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहां पर कई सारे स्टेटमेंट यहां पे ऐसे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। फैमिलीज लिविंग इन द रूरल एरियाज विल बी प्रोवाइडेड विद द रेजिडेंशियल फैसिलिटी, बिल्कुल सही है। इसमें मिशन ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ये फैसिलिटी दी गई है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा, बिल्कुल सही है। बेसिक एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज विल बी एक्सपेंडेड, बहुत दैट्स राइट। अगला इस योजना का प्रारंभ भोपाल जिला मुख्यालय से किया गया, ये बेसिकली गलत है। यहाँ पे ऐसा MPPSC ने माना, तो ये बेसिकली यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन सही हैं, 1 और 2। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1 और 2 इज राइट वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन ग्रामोदय के बाद में शरद पगारे को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया। प्रोफेसर शरद पगारे हैं, इन्हें कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है और इनको जो सम्मान दिया गया है वो है व्यास सम्मान। 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। प्रेजेंट टाइम में जितने भी सम्मान है, तानसेन सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, कालिदास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया और डिफरेंट सम्मान मध्य प्रदेश में दिए आते हैं। जैसे तुलसी सम्मान दिया आता है ना। ये सारे सम्मान के बारे में, कबीर सम्मान भी दिया जाता है। इन सम्मान को आप जरूर याद रखेंगे। साथ में प्राइस अमाउंट कितना है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है ना। चलिए लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। When मध्य प्रदेश was declared as the open defecation free state, इसे शॉर्ट में ODF बोलते हैं, ODF स्टेट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश को ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया है, खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, है ना। 97 क्वेश्चन आपके सामने है। ये है आपका जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, इसे बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब आपसे पूछा गया है कि घटकों के मूल्यों को मापने का पैमाना किसके बीच रहता है, मतलब ये कौन से, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है। तो इसका है 0 से 100 के बीच में होता है। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगला आपके सामने है 98 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर निम्नलिखित में से क्या है। सेंसस में आपको पूछा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत सिंपल है, पहले भी कई सारे एग्जाम पूछा गया है। यह है 236 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 236 लोग रहते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में कितने लोग रहते हैं, 382 रहते हैं। आप लोग कमेंट कर बताएं सही है गलत है। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन आपका 99वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा घोषित है किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है। अब देखो
ये किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब आप सोच रखे हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और कितना है 4000 रुपए। केंद्र सरकार 6000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देती है, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार देती है 4000 रुपए। तो 4000 6000 रुपए मिला के कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गया। तो इस प्रकार से किसानों के लिए 10,000 रुपए का बंदोबस्त किया गया है। तो ये रहे क्वेश्चंस, तो ये रहा फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी बीपीएससी में शेयर कर दिया जाएगा, तो यहां से आप इसको पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो डिटेल्स है वो आपको नीचे ग्रुप में मिल जाएगा, और जो बाकी जो हमारी क्लासेस है यूनिट 8 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, वो डिटेल्स में आपको शेयर कर दिया जाएगा उसकी लिंक। हालांकि ग्रुप में भी जाके आप देख सकते हैं, हमारा जो चैनल है यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में। और इसके अलावा देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आने वाले कल में जो बाकी यूनिट्स हैं उनको भी बेसिकली इसी फॉर्म में उसको अपलोड किया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम्स के लिए ये रिलेवेंट हो पाए। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच, थैंक यू।